बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सरदार जी 3 कल रिलीज होगी और खबर है पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में रिलीज की जाएगी ये फिल्म। पाकिस्तान में वैसे बहुत लाडले बन गए दिलजीत, वो खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 3 बड़े शहरों में रिलीज होगी फिल्म कल। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ओवरसीज रिलीज होनी है। पाकिस्तान को शामिल करके फिल्म ओवरसीज में रिलीज होनी है। कल ये फिल्म रिलीज होगी इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। उससे पहले पाकिस्तान में कैसे हीरो बन गए दिलजीत, सबसे पहले बात आज इसी की। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है, वाह। रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। बायकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार। पर जो मर्जी कर लें, फिल्म विल रिलीज। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में भी रिलीज हो। ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। सब समझिए वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका डर था। आज पाकिस्तान दिलजीत के बहाने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुंह दिखा रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है। बल्कि पाकिस्तान भारत से कह रहा है कर लो जो करना है, कर लो जो करना है, फिल्म तो रिलीज होकर रहेगी। पाकिस्तान इस पूरे विवाद को धार्मिक रंग देकर नफरत फैलाने की कोशिश भी कर रहा है। पूरा पाकिस्तान दिलजीत का फैन हो गया है। पाकिस्तान का दिल जीत लिया दोसांझ ने, पाकिस्तान का दिल जीत लिया, पूरा पाकिस्तान फैन हो गया साहब। भारत के सो कॉल्ड स्टार पाकिस्तान की आंखों के तारे बने हुए हैं और उनके बहाने हिंदुस्तानियों को मुंह चिढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिनकी भारत से आंख मिलाने तक की औकात नहीं है ना पाकिस्तान। आज दिलजीत के बहाने भारत को आंख दिखा रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, कर लो जो करना है। कम से कम अब तो दिलजीत को अपना मुंह खोलना चाहिए। अब तो दिलजीत को अपना मुंह खोलना चाहिए। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 कल रिलीज होने जा रही है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान कह रहा है कर लो जो करना है। अब तो हो रही है रिलीज। दिलजीत ये, दिलजीत वो, दिलजीत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है पाकिस्तान। दिलजीत ये फिल्म कितनी कामयाब होगी ये तो साहब हमें नहीं पता, लेकिन रिलीज के पहले ही फिल्म के एक्टर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान में जरूर कामयाब हो गए हैं। मैं दिखाऊंगा वो क्लिप आपको, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। जिन्हें पाकिस्तान ने रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। 140 करोड़ भारतवासी दिलजीत से नाराज हैं, उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए। ये अगर पहले शूट हुई पहलगाम से, उससे फिर भी उसके बाद भी आपने टीजर लॉन्च किया, लेकिन दिलजीत को शायद मतलब हम कोई फर्क नहीं पड़ता, गला फाड़ते रहेंगे कोई फायदा नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं से शायद उनको नहीं फर्क पड़ता हो तो शायद अब तक वो रिएक्ट कर चुके होते। तो वो तो अभी भी प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, क्योंकि दिलजीत ने तो पाकिस्तान का दिल जीत लिया। यकीन नहीं हो रहा ना, पहले हम भी हमें भी नहीं हुआ था कि भारत का कोई स्टार पाकिस्तान का सुपरस्टार कैसे हो सकता है, लेकिन सच ये है। आप भी सुनिए दिलजीत और उनकी फिल्म सरदार जी 3 के बारे में क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। सुनिए, और कैसे वो लोग आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं, कैसे वो लोग पहलगाम के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। दिलजीत के बहाने दिलजीत के कंधे पर रखकर कैसे भारत पर निशाना साधा जा रहा है। पहलगाम के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम पाकिस्तान कैसे कर रहा है, देखिए वो क्लिप। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है, वाह। भाई सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी पहले से ही रेजिस्ट कर रही है ना वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने बिल्कुल। ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। दिलजीत वाज साइलेंट
और अब ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का, तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर। और इंडिया में बाइकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार, उसके पीछे पड़ गए, देशद्रोही है, ट्रेटर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। बट जो मर्जी कर लें, फिल्म विल रिलीज, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में भी रिलीज हो। जी, क्या जवाब है आपके पास? जो मर्जी कर ले हिंदुस्तान, फिल्म तो रिलीज होगी। जब अपने ही लोग साहब, मतलब टीम बतानी पड़ेगी ना किस तरफ से हैं, कौन कहां से खेल रहा है। आज दिलजीत के बहाने हम लोगों को पाकिस्तान सुना कर जा रहा है, औकात नहीं आंख मिलाने की। दिलजीत ने सिर्फ पाकिस्तानी एंकर ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया नहीं, पाकिस्तान की सरकार का भी दिल जीत लिया साहब। आप जानते हैं यही वजह है कि जिस पाकिस्तान में भारत की किसी फिल्म के रिलीज होने पर बैन है, उसे पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 रिलीज की जा रही है। इस्लामाबाद के साथ लाहौर, कराची में भी फिल्म रिलीज हो रही है। दिलजीत को बड़ा स्टार बताया जा रहा है, टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। दरअसल इस फिल्म को लेकर पूरा विवाद दिलजीत की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर है, जिसने पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण, शर्मनाक और क्रूर बताया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इस नफरती जहरीली एक्ट्रेस को भारत में बैन कर दिया था। भारत में बैन किया था ना, तो भारतीय तो इसके साथ काम कर सकते हैं, यही शायद दिलजीत का थॉट है। भारत में बैन कर दिया इसको। अब इसी हानिया आमिर के साथ दिलजीत की फिल्म रिलीज होने जा रही है कल। यही नहीं, दिलजीत की इस फिल्म में हानिया आमिर के अलावा कई और पाकिस्तानी कलाकार भी हैं, जिसमें नार्से चिन्योती, डैनियल खावर, सलीम अलबेला शामिल हैं। 21 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दिलजीत के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग गद्दार बता रहे हैं, दिलजीत को माफी मांगनी चाहिए, दिलजीत का यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए। लोग फिल्म पर बैन लगाने के साथ ही दिलजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बॉर्डर 2 में वो कास्ट किए गए हैं, लोग कह रहे हैं इनको बॉर्डर 2 से बाहर करो दिलजीत को। भारत के कई सिंगर भी दिलजीत का विरोध कर रहे हैं। बी पराग ने बिना नाम लिए दिलजीत पर पोस्ट किया कि कुछ लोग अपना जमीर बेच चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बी पराग ने लिखा। कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, फिटे मुंह तो अडे। मीका सिंह ने तो दिलजीत से माफी की मांग की, और बल्कि फेक सिंगर बता दिया, फेक सिंगर। बॉलीवुड से जुड़े एसोसिएशन ने दिलजीत के आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट और फिल्म पर बैन लगाने तक का ऐलान कर दिया। साथ ही दिलजीत की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 से भी उन्हें निकालने के लिए चिट्ठियां लिख दी गई हैं। भूषण कुमार सनी देओल को चिट्ठी लिख चुके हैं कि इनको निकाला जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चोटी कांड की। यूपी के इटावा में चोटी कांड, जिसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हो गए हैं, बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वो इस मामले में दोषियों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करें। यूपी के सीएम चोटी कांड जो हुआ, जो चोटी काटी गई, जो पूरा विवाद हुआ, जो अभद्रता हुई उनके साथ, उसके बाद हालांकि एक नया ट्विस्ट आ गया, उन पर खुद जो है छेड़खानी के आरोप लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त इस पूरे प्रकरण को लेकर। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्राह्मण यादवों को आपस में लड़ाने की कुछ कोशिशें हो सकती हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार के निर्देश का इंतजार ना किया जाए। साथ ही उन्होंने कथावाचक मुक्त सिंह यादव के पास मिले 2 आधार कार्ड की भी जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह की जातीय विद्वेष फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बात इसकी। भगवान से बड़ा हो मैंने सीता का पता बताया। सारी रात हनुमान जी मारे मारे घूमे, सीता न मिली न कहूं। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। वो बीजेपी की नीतियों से प्रसन्न होकर भाजपा के साथ आ रहा है चारों तरफ। अब इनको डर है कि ये हमारा जो वोट बैंक है न चला जाए। बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती, लेकिन ये ब्राह्मण और यादव को लड़ाने का षड्यंत्र करके इस प्रकार के वक्तव्य दिए गए।
मैं समझता हूँ कि जाति पर अगर उंगली उठाया जाना ये तो उचित नहीं है। अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक मंच पर बैठ करके धर्मोपदेश करना सर्वार्थ अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। दलित आदिवासी हिंदू नहीं है तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशंका जताई थी राज्य में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश हो रही है। ऐसा सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए हो सकता है। तस्वीरें आ गई हैं 24 घंटे के अंदर ही योगी आदित्यनाथ की आशंका सही साबित हुई। यूपी के जिस इटावा में एक कथावाचक की चोटी काटने को लेकर ब्राह्मण यादव विवाद बनाने की कोशिश हुई या बनाया गया, इटावा में हालात तनावपूर्ण हुए। खबर है गांव में कथावाचक की चोटी काटी गई, जहां पर उस गांव के खिलाफ एक जातीय संगठन के लोगों ने वहां पर घेराव का आह्वान दिया। आज वो तस्वीरें दिखाइए, अहीर रेजिमेंट समेत ये देखिए आप, कई संगठनों ने उस गांव में जबरन घुसने की कोशिश की। उस जगह पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस की गाड़ियां ये देखिए पुलिस की गाड़ियां तोड़े जाने की खबर है। हंगामा हुआ है, पुलिस के हाथ में पिस्टल आपको नजर आ रही है, देखिए आप। हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी है, वहां पर फोर्स तैनात करनी पड़ी है। ये तो चोटी कांड के बाद जातीय जहर समाज में घोलने की कोशिश कुछ राजनेता या कुछ लोग कर रहे हैं। यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए आप, दिखाइए एक बार तस्वीर दिखाइए फुल स्क्रीन पर, मुझे हटाइएगा, देखिए आप। हवा में भी फायरिंग की गई है, फोर्स तैनात वहां पर करनी पड़ी है। जातिवादी संगठन से जुड़े लोगों ने उस गांव पर पथराव किया, हमला कर दिया, जहां कथावाचक की चोटी काटी गई। इसके बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। देखिए, यूपी में जातिवाद की इस जंग की शुरुआत में, आपको पूरी खबर एक बार समझा देता हूं जिनको नहीं पता है। यह जातिवादी जंग की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले जब कथावाचक, ये देखिए आप, कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके साथी संत कुमार यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके साथी संत कुमार यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ। दोनों के साथ मारपीट हुई, उनका सिर मुंडवा दिया गया। तब मुकुटमणि ने आरोप लगाया कि वो जिस गांव में कथा करने गए थे कथावाचक के तौर पर, उस गांव के ब्राह्मणों ने उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि उनकी जाति यादव है तो उन्हें यह कहकर पीटा गया। ये वर्जन जो है ये मुकुटमणि का है, ये इन्हीं का वर्जन है। उनका कहना है कि मैं गया था कथा करने, वहां ब्राह्मणों का गांव था, ब्राह्मणों ने मेरे से मेरी जाति पूछी, मैंने बताया मैं यादव हूं, तो उन्होंने ये कहकर पीट दिया, मेरा सर मुंडवा दिया, नाक रगड़वाई गई। ब्राह्मणों के गांव में जो है भगवत पाठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यादव हो, ओबीसी हो। ये वर्जन इनका है। ब्राह्मण वर्सेस यादव कराने की कोशिश हुई। इसके बाद उनकी चोटी काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया। मुकुटमणि का आरोप यह भी है कि एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। मुकुटमणि यादव, नाक रगड़वाई गई, सिर मुंडवा दिया गया, उनका सामान भी तोड़ दिया गया। देखिए, हमें नहीं पता आरोप का सच क्या है। अभद्रता हुई, हाँ ये नजर आ रहा है, लेकिन क्या इनकी जाति की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ? ये ब्राह्मण वर्सेस यादव है भी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये जांच में सामने आएगा। लेकिन अभद्रता हुई जो कि गलत है। इस आरोप का सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद उन लोगों की बाँछें खिल गई है। मैं खुलकर कहूं, सनातन विरोधी जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को टारगेट करने में मैदान में उतर आए कि हिंदू धर्म में देखिए कितनी जाति है, पिछड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं है हिंदू धर्म में। देश में जाति की राजनीति जो लोग करते हैं ना, उन्हें हिंदू समाज को जातियों में तोड़कर रखना वो जो लोग चाहते हैं, वो बहुत बाँछें खिल गई हैं। इसी विवाद के बाद कई लोगों को यह सवाल उठाने का मौका मिल गया कि क्या यादव को भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है? क्या कथावाचक से ब्राह्मण ही हो सकता है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है? कोई यादव कथावाचक नहीं हो सकता क्या? जब इस पूरे प्रकरण को रंग दिया गया ब्राह्मण वर्सेस यादव।
हालांकि विवाद सामने आने के बाद उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन पर मुकुटमणि और उनके साथियों से मारपीट और चोटी काटने का आरोप है। लेकिन यह विवाद जातिवादी राजनीति के एंगल पर तब और शिफ्ट हो गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव का बुलाकर सम्मान किया। बिना इस पूरे विवाद की तह में पहुंचे उन्होंने सम्मान किया। संगठनों ने मुकुटमणि और संत कुमार का समर्थन किया। ठीक है, उनके साथ अभद्रता हुई, लेकिन क्या उनकी जाति की वजह से हुई? क्या उनकी जाति की वजह से हुई ब्राह्मण यादव की लड़ाई या छेड़खानी पर पिटाई? ये नया ट्विस्ट आ गया है, जरा रिमोट साइड में रख दीजिए जो अब बताने जा रहा हूं आपको। 2 आधार कार्ड मिले, छेड़खानी तक के आरोप लग गए इन पर। क्या इन लोगों ने जानबूझकर ये जाति वाला एंगल दिया मुकुटमणि ने, या दूसरे वाले जो हैं उन्होंने? ये ब्राह्मण यादव की लड़ाई थी भी या छेड़खानी पर पिटाई हुई? मामला जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। यूपी पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव, उनके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सुनिए आरोप क्या है। दोनों की पिटाई उनकी जाति की वजह से नहीं, बल्कि जाति छिपाकर एक महिला से छेड़छाड़ की वजह से हुई, धोखाधड़ी की वजह से हुई, ऐसा एफआईआर में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यह नया ट्विस्ट आ गया कि जो जिनका सर मुंडवाया गया इन पर भी एफआईआर हो गई है कि ये जाति छुपाकर आए थे, धोखा दिया। यही नहीं बल्कि यह भी खबर है इन पर आरोप महिला से छेड़खानी की भी है, इस वजह से इनको पीटा गया। इसके बाद जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा था, अब तक अखिलेश यादव इनका सम्मान कर चुके थे। जिन्हें पीड़ित, 2 आधार देखिए, 2 आधार आपको नजर आएंगे। जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा था वो आरोपी बन गए। जिन लोगों ने भागवत कथा का आयोजन कराया था उन्होंने इन कथावाचकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पुलिस को आरोपी कथावाचक के 2 अलग अलग आधार कार्ड मिले। अखिलेश यादव जी तब तक बुला चुके थे, इनका सम्मान कर चुके थे। बाद में पता लगा कि ये तो 2 आधार कार्ड, ये देखिए आप, 2 आधार कार्ड इनके मिले। एक महिला ने छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया और इसने अपनी जाति खुद भी छुपाई हुई है, अग्निहोत्री लिखा हुआ है। मतलब देखिए, 2 आधार कार्ड, अपनी जाति छिपाना, धोखा देना, फिर महिला से छेड़खानी के भी आरोप। तो पिटाई किस वजह से हुई? जाति की वजह से पिटाई, या फर्जी आधार कार्ड की वजह से हुई है पिटाई, या धोखा देने की वजह से, या छेड़खानी की वजह से पिटाई? मतलब आप सोचिए, एक में नाम है मुक्त सिंह, दूसरे फर्जी आधार कार्ड में है मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ है। इसके अलावा भागवत कथा का आयोजन कराने वाले परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने कथावाचकों को खाने पर बुलाया तब दोनों आरोपियों ने यजमान की पत्नी के साथ, ये सुनिएगा, ये अखिलेश यादव जी ने तो तुरंत बुलाया और सम्मान कर दिया। आरोप इन पर लग रहे हैं यजमान की पत्नी के साथ इन्होंने अभद्रता की थी। इसी के बाद दोनों को पीटा गया है। पीटना गलत है, कानून हाथ में लेना गलत है, इस तरह से मुंडन करना, अपमान करना, किसी का अभद्रता करना गलत है। मैं बोल रहा हूं गलत है, लेकिन छेड़खानी करना भी तो सही नहीं है ना। यजमान की पत्नी के साथ अभद्रता करना भी तो सही नहीं है ना। पहचान छुपाकर 2 आधार कार्ड बनाकर ये जो आरोप लग रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो ये भी तो सही नहीं है ना। सुनिए। 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। छिड़काव वाली बात ये गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई कुछ जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सर। अब सोचिए, अखिलेश यादव ने जो सम्मान कर दिया इन लोगों का। अब अगर ये आरोप सही हैं जो रेणु तिवारी जी कह रही हैं कि मेरे से बदतमीजी, अभद्रता, छेड़खानी की थी, इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह भी है साहब कि पीड़ित या आरोपी कथावाचकों ने खुद इंटरव्यू में माना है
जो लोग कह रहे हैं ना कि सिर्फ ब्राह्मण होना पड़ेगा या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, आप ओबीसी हैं, यादव है तो आप कथा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने खुद इंटरव्यू में माना, पिछले 8 साल से कथा कर रहे हैं, पिछले 8 सालों से कथा कर रहे हैं। यानी कि जिस वजह से माहौल खराब हुआ, यानी कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यादव को कथा कहने का अधिकार नहीं है या सिर्फ ब्राह्मण ही जो है कथा कर सकता, उसका जवाब खुद स्वयं मुकुटमणि यादव और संत यादव जी ने दिया। क्योंकि अगर भारत में जाति के आधार पर कथा कहने का अधिकार होता तो वो 8 साल से कथा कर रहे होते। इसके बावजूद इस घटना के बहाने जातिवादी जंग शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूछ रहे हैं कि यादव होने की वजह से कथा पढ़ने के जुर्म में उनका सिर मुंडवा दिया गया। साफ तह तक पहुंच जाइए। 2 अलग अलग थ्योरीज हैं। एक कह रहा है जाति की वजह से, दूसरा पक्ष कह रहा है बदतमीजी, अभद्रता, छेड़खानी, धोखा, 2-2 आधार। दोनों में से सच क्या है? आप सीधा एक साइड क्यों ले लेते हैं पॉलिटिकल नेता? आप सीधा निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जाति की वजह से सर मुंडवा दिया गया। तेजस्वी यादव तो इस विवाद में इसको एक कदम और आगे ले गए। तेजस्वी जी, बिहार में चुनाव है ना साहब, बिहार में चुनाव है। उन्होंने पूछा कि क्या अति पिछड़ा कथावाचक नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है साहब। हैं 8-8 साल से वो कथा कर रहे थे। तेजस्वी जी 8 साल से वही मुकुटमणि यादव जी कथा कर रहे थे। सब बन सकता है, कोई ऐसा नहीं होता जाति का बैरियर। ब्राह्मण, यादव, अखिलेश यादव ने तो दोनों कथावाचकों को बुलाकर ये वो तस्वीरें सम्मान किया, कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। अखिलेश यादव जिस धर्मगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पैर छूते हैं ना, इंडिया अलायंस बहुत पसंद करता है उन्हें। उन्होंने हालांकि कहा है कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मणों को है। सुनिए। सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। जावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं। लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे। देखिए हमें भी नहीं पता सच क्या है। जिनके साथ जो अभद्रता हुई, ये 2-2 आधार कार्ड, धोखाधड़ी, बदतमीजी, अभद्रता, छेड़खानी की वजह से हुई या फिर इनके साथ अभद्रता इनकी जाति की वजह से हुई, हमें भी नहीं पता। लेकिन नैरेटिव ऐसा फैलाया जा रहा है कि मतलब सच्चाई के सामने आने से पहले ही ना पूरे विवाद को ब्राह्मण वर्सेस यादव में बदल दिया गया। झूठ फैलाया जाने लगा कि साहब भारत में जातिवादी मानसिकता की वजह से सिर्फ ब्राह्मण ही धर्मगुरु बन सकते हैं, हिंदू धर्म में ये हाल है, सनातन विरोधी एक्टिव हो गए। मतलब मैं कह रहा हूँ ये चोटी कांड बहाना, सनातन निशाना। अगर इस बात में सच होता तो क्या दलितों को महामंडलेश्वर बनाया जाता साहब? आप बताइए ना, क्या राम मंदिर की पूजा के लिए दलित और ओबीसी पुजारियों का चयन होता? मतलब क्या देश के मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति होती क्या? अगर बात, मैं कह रहा हूं, अगर बात सिर्फ जाति की होती कि जाति मतलब हिंदू धर्म में ओबीसी पिछड़ी जातियों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ जाति की बात होती तो क्या भारत में कई धर्मगुरुओं की जाति से ज्यादा उनके कर्म को महत्व मिलता? धर्म से ज्यादा कर्म को। स्वामी रामदेव जाति से यादव हैं। भारत में कहीं उनका जाति की वजह से बहिष्कार हुआ क्या? पंकज बाबा जय गुरुदेव का उत्तराधिकारी कहा जाता है, यादव है। भेदभाव हुआ? साक्षी महाराज पिछड़ी जाति से आने वाले लोध राजपूत हैं। आप जानते हैं इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ में 71 दलितों को, ध्यान से सुनिएगा, 71 दलितों को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है हिंदू धर्म में। इस बार महाकुंभ में करीब 1850 जो नागा साधु बने वो दलित और आदिवासी समाज के थे। 1850
जूना अखाड़े के अनुसूचित जाति के महामंडलेश्वर महेंद्र नंद गिरी को जगत गुरु की पदवी प्रदान की। अब सब सवाल यह है कि क्या पहचान छिपाने के लिए, मतलब पहचान छिपाने पर हुए भीड़ के रिएक्शन को जाति के आधार पर हुआ एक्शन बताकर जातिगत राजनीति की वोट कथा लिखी जा रही है? ये बड़ा सवाल है, सच सामने आना बाकी है। चीन में घुसकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देना किसे कहते हैं ना, बात अब इसकी करेंगे। Your members must condemn this evil unequivocally. Later, further cross-border terrorist attacks. India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं। राजनाथ सिंह जी को मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसा डैशिंग रक्षा मंत्री हमारे देश को मिला है। नया भारत है, एक घुसकर मारने वाला भारत है। साहब, घर में घुसकर मारना तो हमने दिखाया आपको। चीन के घर में घुसकर पाकिस्तान की पिटाई, चीन का मंच, पाकिस्तान को पंच। भारत के एक और जबरदस्त पंच की बात कर लेते हैं। धो डाला साहब, धो डाला। भारत ने जिस तरह पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सरेआम पीटा, सरेआम कुटाई की, आज भारत ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन के सामने मुंह पर कूटनीतिक तमाचे मारे। चीन के किंग दाओ में बैठकर, आमने सामने बैठकर राजनाथ सिंह, हमारे देश के रक्षा मंत्री, ये तस्वीर शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की बात की है। नजर रखिएगा तस्वीरों में राजनाथ सिंह के हाथों को, उसके कलम को, जब उन्होंने कलम, नजर रखिएगा जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इस बैठक में आतंकवाद को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना था, SCO ज्वाइंट स्टेटमेंट, लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट की कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंची, उन्होंने पेन नीचे रख दिया। ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, पेन साइड में कर दिया। पाकिस्तान को फटकारते हुए इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। SCO के दस्तावेज पर भारत ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान और चीन ने चालाकी दिखाते हुए बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की घटना को शामिल किया था। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, पहलगाम का जिक्र नहीं, और बलूचिस्तान में भारत की कथित दखलंदाजी या वो ट्रेन हाईजैकिंग का जिक्र कर दिया। SCO का दस्तावेज, इसी को लेकर रक्षा मंत्री ने कड़ी आपत्ति जता दी। इसके बाद राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान को कूटनीतिक तमाचे मारे कि कुछ देश आतंकवाद को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और SCO को खुलकर ऐसे देशों का विरोध करना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मुंह लटकाए बैठे थे सामने। ख्वाजा आसिफ का मुंह लटका पड़ा था उनके सामने ही। अच्छा, तस्वीरें भी हैं, तस्वीरों को भी हमने थोड़ा ट्रीट किया, आप समझ पाएंगे। देश के रक्षा मंत्री मुंह लटकाए बैठा, वहां का रक्षा मंत्री, ये फिदाइन रक्षा मंत्री है साहब। ये जिस तरह से आतंकी फिदाइन होते हैं ना, फट जाते हैं कई बार भी कमर पर बेल्ट पर बंद, मतलब कमर पर बेल्ट बांधकर, ये भी ऐसा ही है। ये रक्षा मंत्री वहां पर कहता है कि हमारे को कुछ हुआ तो हम उड़ जाएंगे, हम कहीं भी मार देंगे, लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री सामने बैठे थे, मुंह लटकाए बैठा था वहां का रक्षा मंत्री, थप्पड़ पड़ रहे थे। भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद के सेफ हेवन भी ना अब सेफ नहीं है, और जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारेगा। बड़ी बात यह रही कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धोते रहे, चीन को बेनकाब करते रहे। सामने बैठे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के रक्षा मंत्री चुपचाप मुंह लटकाए राजनाथ जी को सुनते रहे। भारत का रक्षा मंत्री बोल रहा है साहब, भारत के कड़े रुख का नतीजा यह हुआ कि 10 देशों के समूह वाले इस संगठन की समिट के लिए कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सका। सुनिए। Condemn this evil unequivocally. हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी
आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। आप सोच कर देखिए, ये नया भारत है, ये नया भारत है साहब, जिसने पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान का नक्शा भी बिगाड़ दिया, पाकिस्तान को सरेआम कूटा भी और कूटनीतिक तमाचे भी मार रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले भारत की आतंकवाद को लेकर पॉलिसी कितनी ढुलमुल थी ना, यह बात आपको 2008 मुंबई हमले के बाद 2009 में मनमोहन सिंह के रुख से आप समझ सकते हैं। आज हमने एससीओ के दस्तावेज में, क्योंकि बलूचिस्तान का जिक्र था, साइन करने से मना कर दिया। याद है, हमने 2025 चीन में पहलगाम परपंच दस्तावेज में पहलगाम का जिक्र नहीं था, बलूचिस्तान का जिक्र था, भारत ने साइन करने से मना कर दिया। 2009 याद करिए, हम खुद साइन करके आ गए थे। बलूचिस्तान जिसमें शामिल था जॉइंट स्टेटमेंट में, वो शर्म अल शेख 2009 मुंबई हमले के बाद, आज पहलगाम हमले के बाद चीन में हमने दस्तावेज पर साइन करने से मना कर दिया। तब मुंबई हमले के बाद 2009 शर्म अल शेख में वो बलूचिस्तान पर इतनी बड़ी भूल, हम उस दस्तावेज छोड़िए, हम तो बलूचिस्तान में भारत की कथित सहभागिता या भारत के कथित भूमिका पर मोहर लगाकर आ गए थे मनमोहन सिंह। शर्म अल शेख में पाकिस्तान के आगे पूरी तरह से ना, मैं आज कहूंगा सरेंडर कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करना क्या होता ना, ये दो तस्वीरें बलूचिस्तान पर 26 नवंबर 2008 को ये मुंबई हमले के ठीक 7 महीने बाद, 7 महीने 20 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी मिस्र के शर्म अल शेख में मिले। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक ब्लंडर में से एक माना जाता है। आज सोचिए, राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र कैसे है, लेकिन तब वो कूटनीतिक ब्लंडर, क्योंकि एक वो मुंबई नरसंहार के बावजूद भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उल्टा पाकिस्तान भारत को बातचीत की टेबल पर ले आया। मनमोहन सिंह और गिलानी की ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद भारत में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि मनमोहन पहली बार मान गए कि बलूचिस्तान में गड़बड़ी के पीछे भारत है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी साहब। ये भारत का सरेंडर, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का सरेंडर 2009 में था। बलूचिस्तान में भारत की भूमिका पर कथित मोहर लगाने का सरेंडर था, क्योंकि स्टेटमेंट में 2008 के नरसंहार का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान का उल्लेख था। आज पहलगाम के बाद बलूचिस्तान का जिक्र था, तो भारत ने साइन करने से मना कर दिया। और अब बात करेंगे जश्न कुटाई की। इजराइल से जंग के बाद ईरान का जश्न ठीक वैसा ही है जैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी जीप में सवार होकर सड़कों पर जश्न मनाने निकला था। जिस तरह से पूरी दुनिया शाहिद अफरीदी पर हंस रही थी, उसी तरह लोग ईरान में जश्न की तस्वीरें देखकर हंस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ईरानी भी पाकिस्तानियों की तरह सीज फायर हो जाने का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सीज फायर हो जाने से उनकी सेना की लाज बच गई। ईरान में जश्न की तस्वीरें तेहरान की है। यहाँ इजराइल से जंग में जीत का जश्न मनाया गया। तेहरान के सांस्कृतिक स्मारक आजादी टावर के नीचे जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ा म्यूजिकल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान की सरकार अपने नागरिकों के साथ मिलकर इस बात का जश्न मना रही थी कि उसने अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल को युद्ध में धूल चटा दी। तेहरान में अलग अलग जगहों पर जश्न का आयोजन किया गया। हजारों लोग ईरानी झंडों के साथ एक जगह जमा हुए, जहां इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और ईरानी सेना की हौसला अफजाई की गई। तेहरान में रात होते होते जश्न की खुमारी ऐसी बढ़ी कि लोग सड़कों पर निकल आए और जुलूस निकालकर जश्न मनाया।
लेकिन जश्न का आखिरी प्रोग्राम अभी बाकी था। देर रात आसमान में आतिशबाजी होने लगी। तेहरान का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी में चमक उठा। इजराइल ईरान की जंग का लेखा जोखा करें तो बर्बादी और नुकसान झेलने में ईरान का पलड़ा भारी नजर आता है, जबकि ईरान के मुकाबले इजराइल को मामूली नुकसान झेलना पड़ा। इस लड़ाई में ईरान के 4 बड़े परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए, करीब 20 बड़े परमाणु वैज्ञानिक और 30 टॉप सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान में 600 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए और 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की जान गई। ऐसे में ईरान में जश्न की तस्वीरें देखकर लोग यही कह रहे हैं कि खामनेई सरकार अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। साहब ये तो जश्न कुटाई है, ईरान में चल रही है, लेकिन भारत में जश्न का माहौल है। आज का दिन भारत के लिए अंतरिक्ष ऊंचाइयों को छू लेने का दिन है, छूने का दिन है, क्योंकि भारत ने 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर्स पे था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 14 दिनों में मेरा जो मिशन एकम्प्लिशमेंट है, जो टास्क है, वो तो मैं अचीव करूँ ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूँ, ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूँ। भारत का लाल अंतरिक्ष में कमाल। 1984 में 1984 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत संघ के अभियान के तहत अंतरिक्ष गए थे। अंतरिक्ष से उन्होंने याद है क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत को गर्व से भरने वाली इस घटना के 41 साल बाद, 41 ईयर्स, 41 साल बाद आज भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में हैं और कुछ देर पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS में उनकी सेफ लैंडिंग हो चुकी है। एक अच्छी खबर हम आपको दे दें, सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है साहब कि 1984 में राकेश शर्मा के जरिए जब भारत ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ, 1984 राकेश शर्मा, तब शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। उनका जन्म भारत के अंतरिक्ष में कदम रखने के अगले साल 1985 में हुआ था और 40 साल के शुभांशु शुक्ला इस मिशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं। एक्सियोम मिशन 4 एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी का निजी मिशन है, जिसके पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। इस मिशन को नासा और स्पेस एक्स का सहयोग मिला हुआ है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस मिशन के लिए 40 साल के भारत के लाल अंतरिक्ष में किया कमाल शुभांशु शुक्ला को चुना। इस मिशन के लिए इसरो और मोदी सरकार करीब 550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। देखिए, इस मिशन के जरिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यात्री के रूप में बतौर पायलट पहला अनुभव होगा। भारत के लिए अनुभव इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो, ध्यान दीजिएगा, अगले साल भारत के पहले स्पेस मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है और शुभांशु शुक्ला के जरिए भारत को मिशन गगनयान के लिए मिशन संचालन, आपातकालीन तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन में महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा। इसरो चेयरमैन उन्होंने भी कहा है कि शुभांशु शुक्ला का अनुभव इस मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि भारत को अंतरिक्ष की इस ऊंचाई को छूने में 41 साल क्यों लगे? किश्तवाड़ में कहर।
चंपाली में दुखों का सैलाब। भद्रवाह में पानी का प्रहार। मार्केट के लिए ज्यादा हाथ। पहाड़ टूटा, गांव डूबा। किश्तवाड़ के बंजवाह इलाके के चंपाली गांव में सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीखों में बदल गया जब फ्लैश फ्लड ने दस्तक दी। तेज बहाव में गांव की 35 भेड़ें और 7 गायें बह गईं। ज्यादातर लोग उस वक्त घरों में ही थे। किसी को कुछ समझ में आने से पहले ही तबाही हो चुकी थी। चंपाली गांव में लोग सदमे में थे। मवेशियों पर ही इनकी रोजी रोटी टिकी थी। इस बाढ़ ने सिर्फ जानवर ही नहीं बहाए बल्कि लोगों के सपने भी सैलाब की भेंट चढ़ गए। उधर डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में एक बार फिर से कुदरत का गुस्सा देखने को मिला, जहां के प्राणु इलाके में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे भद्रवाह डोडा रोड पर पानी और मलबे का कब्जा कर दिया, जिससे कई गाड़ियां वहां फंस गईं। इस वजह से दोनों तरफ के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल दिया गया। कुदरत का कहर सिर्फ किश्तवाड़ या डोडा में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि कारगिल से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ पर फ्लैश फ्लड का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो खौफ पैदा करता है। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोग दहशत में आ गए।